गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चा लोग? अच्छा है, चलिए अच्छी बात है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आज कौन सा दिन है? 1 अप्रैल है आज, ठीक है। तो सब लोग को अप्रैल फुल बनाया जाए। किसी को बनाया है कि नहीं आप लोग? कभी नहीं बनाया? कुछ जानते हैं इसके बारे में कि अप्रैल फुल क्या होता है? नहीं जानता? मूर्ख बनाया जाता है, यानी मूर्ख दिवस होता है ना। चलो ठीक है, जनरली हम लोग इसको मूर्ख दिवस बोलते हैं, लेकिन बता दे ये मूर्ख दिवस एक्चुअली मूर्ख नहीं है, बहुत काम का दिन है। इसलिए सभी बंदे को, जो जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग टैक्स भरते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि आखिर 1 अप्रैल को होता क्या है। तो सबसे पहले बता दे कि 1 अप्रैल जो होता है इसको हम लोग बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। देखिए वर्ष दो तरह का होता है, एक होता है न्यू ईयर जो कि स्टार्ट होता है आपका 1 जनवरी से, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो कि स्टार्ट होता है आपका और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। अब देखो ये ऐसा गड़बड़ क्यों हो गया? पहले के समय में क्या होता था ना, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन करने लगे आज से 400 साल पहले, लगभग 16वीं शताब्दी में, तो गड़बड़ ये हो गया था ना कि दो तरह का कैलेंडर चलता था। हिंदू कम्युनिटी का अलग कैलेंडर चलता था और मुस्लिम कम्युनिटी का। मुस्लिम लोगों का नया साल स्टार्ट होता है कौन से महीना से जी? कोई है पीछे? मुहर्रम से। और हिंदू लोग का नया साल स्टार्ट होता है कब से? नहीं, फगुआ से। हिंदू कैलेंडर में जो ठाकुर प्रसाद का आता है वहां पे नया साल स्टार्ट होता है फगुआ से, होता है ना, फागुन। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद अभी क्या चल रहा है? चैत चल रहा है। कैसे पता लगाओगे कि चैत चल रहा है? नहीं, रात में जब सोएगा ना तब मच्छर सब चैता गाता है, तो समझ लेना कि कौन सा महीना चल रहा है? चैत का। अब उनको दिक्कत होने लगा कि हिंदू वाला नया साल फॉलो करे कैलेंडर या मुस्लिम वाला, तो उन लोगों ने सीधा सीधे नया साल का कैलेंडर ही बदल दिया और बोला कि नया साल फॉलो किया जाएगा 1 जनवरी से, जो कि खत्म होगा कितने तारीख को? दिसंबर को। और उन लोगों ने नए साल को वित्तीय वर्ष से अलग रखा। और इंडिया में लगभग नया साल हर साल स्टार्ट होता है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कितने तारीख से, और खत्म होता है कितने तारीख को? इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कब से चलेगा? 1 अप्रैल। खत्म कब होगा? 24। अब बात करते हैं ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ये कब से लागू हुआ। लिखा हुआ है कि वाई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है कि अंग्रेजों ने ये रूल लागू कर दिया, और कौन से साल में लागू किया था? कि भाई 1867 से ये रूल लागू हो गया कि पूरे वर्ल्ड में नया फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होगा वो हमेशा कितना तारीख से और खत्म? मतलब इस वर्ष को बिजनेस का वर्ष बोला जाता है। जितने भी बिजनेस के काम धाम होते हैं, खाता वही 1 अप्रैल को नया वाला चेंज हो जाता है, और ये खाता वही चलेगा अगले साल के कितने तारीख तक? 31 मार्च तक। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि क्या क्या बदलाव हुआ है आपके इस फाइनेंशियल ईयर में। इस यानी कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2023 से 24 के बीच में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो पहले समझ लिया, हर आदमी को यह जानना जरूरी है। बदलाव नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या लिखा है इसमें? अगर आप लोग 7 लाख के आसपास में साल में सालाना इनकम करते हैं तो आपको इस पे कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। 7 लाख से ऊपर की कमाई करते हैं तब आपको टैक्स देने का जरूरत है। अब देखिए भाई, ये टैक्स जो नियम है ये सब मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए होता नहीं है, क्योंकि लोअर क्लास का आदमी 7 लाख रुपए सालाना सोच भी नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं ना जी? तो इस वजह से जिस दिन उतना कमाने लगोगे तो टैक्स फ्री है, और अगर उससे जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है आपका पहला नंबर नियम। नियम नंबर 2 जो आपका बदलाव हुआ है, ये सब लड़की सबको लिए ज्यादा है। क्या लिखा है भाई? सोने का कोई भी ज्वेलरी खरीदोगे सब पे आपको हॉलमार्क रहेगा। पहले भी होता था हॉलमार्क, लेकिन अब हॉलमार्क रहेगा कितने अंकों का? अब ये हॉलमार्क क्या होता है जो जरा समझ लो। हर एक सोने के प्रोडक्ट पे एक 6 अंक का नंबर छपा रहेगा। उस नंबर को जाके BSI के वेबसाइट पे चेक करोगे, वो नंबर डालोगे तो मालूम चल जाएगा कि वो सोना कितने कैरेट का है, कितना ग्राम का है, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी है। मतलब कि सोना को हम लोग पहचान सकते हैं। अब सोनार लोग डुप्लीकेट सोना हम लोग को थमा नहीं सकता है, क्योंकि
अभी तक ऐसा हो रहा था कि जिस सोनार के पास से सोना लोगे उसका सोना ओरिजिनल, और किसी दूसरे के पास से सोना लेके उसके पास बदलने जाओगे तो उसका सोना, ऐसा होता है। मान के चलो 2 सोनार है, मैंने इसके दुकान से ले लिया और इसके दुकान से लेके अगर इसके दुकान में मैं बदलने जाऊंगा तो सीधा सीधी वो सोनार क्या बोलेगा, क्या है, डुप्लीकेट है। लेकिन दे सब एक ही रहा। अब क्या आप लोग ओरिजिनल या डुप्लीकेट सोना पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। ये काम सिर्फ किसका होता है, सोनार का, और हम लोग के पास ये टैलेंट नहीं है। तो घबराओ मत। अब जितने भी तरह के ज्वेलरी होंगे, कंगन होगा या जो भी ज्वेलरी होगा, उस ज्वेलरी के पीछे देखोगे ना तो ऐसा 6 अंक का एक नंबर छपा होगा। उस नंबर को BSI, इंडिया में सोने की गुणवत्ता को जांच करने वाली एक संस्था है, इस संस्था के वेबसाइट पे जाके अगर वो सोने का नंबर डालेंगे, हॉलमार्क का नंबर, तो मालूम चलेगा कि सोना ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। और अब सोना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पहले से महंगा। अभी का रेट क्या चल रहा है पता नहीं, बहुत बढ़िया रेट है। कुछ आइडिया? 50,000 रुपए में 10 ग्राम के आसपास में, राइट ना, जिसको बोलचाल में बोलता हूं एक भर। भर समझता है? गांव देहात में भर बोला जाता है। भर का मतलब होता है 10 ग्राम। 2 भर लिया तो 1 किलो ले लिया तो लेना भी मत, हम लोग के औकात से 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 10 ग्राम का 50,000 आ रहा है, 1 किलो का 50 लाख। सिंपल सा उपाय है। कितना? 50 लाख लेगा सोना, छापा पड़ जाएगा घर पे, ठीक है कि नहीं? वैसे भी लड़का सब सोना पहनता है या कौन पहनता है? सब तुम लोग सोना पहनता है? क्या पहना है अभी? अभी कुछ है घर पे रखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। लड़का सब सोना के लिए छड़िया जाता है शादी में, हमारा सिकरी ना मिलल, ऐसा होता है? किया है? तुम कैसे कर लिया? किया है? अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मिलेगा भी तो क्या करोगे? अब ये एक छोटा सा सवाल बताओ, सोना किस लिए दिया जाता है लड़की लोगों को? लड़की के पिताजी सोना देते हैं ना जी गिफ्ट में, क्यों देते हैं? पहनने के लिए। अच्छा, पूरा हार पहन के घुमाएगा सब, देखेगा सब, क्यों दिया जाता है? बेच के खाएगा सब। देखो, सोना एक तरह का एसेट्स हो गया, लिक्विड एसेट्स। सोना अगर कभी फ्यूचर में आपको इमरजेंसी पड़ा तो उस सोने को आप लोग बेच के गिरवी रख के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्यूचर में कोई नहीं जानता किसका भविष्य कैसा रहेगा। अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए, घर में सोना पड़ा हुआ है, उसको तुरंत आप लोग कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसीलिए रहता है, पहनने के लिए नहीं, क्योंकि पहनने के लिए सब लोग आर्टिफिशियल पहन के घूमता है। आर्टिफिशियल समझते हो? लड़का सब नहीं समझता होगा, सब आर्टिफिशियल समझता है सब। क्या है? जोर से बोलो। बनावटी जो होता है, दिखने में सोना लगेगा लेकिन सोना होता नहीं है। चलो, अगला नंबर जो बदलाव हुआ है वो यहां पे हुआ है। कहां पे? पॉलिसी करवाओगे, LIC। LIC का नाम सुना है लोग? क्या बोलता है? जीवन के साथ भी बाद भी। मर जाएंगे तो कैसे मिलेगा? किसको मिलेगा? फैमिली को मिलेगा। घबराओ नहीं। अब अगर आपकी LIC की प्रीमियम सालाना, प्रीमियम यानी जो हर महीने भरते हैं LIC में, उसका प्रीमियम अगर 5 लाख या 5 लाख से अधिक होता है तो आपको एक गिफ्ट देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। तो सोच लो, अब इसमें भी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी तो है, बीच में किसी और को भी ये चीज जाएगा। करवाना जरूरी सबके लिए LIC नहीं है। अब LIC कंपनी वाला सोचेगा सब ना कि सर जी भड़का रहे। LIC सबके लिए जरूरी नहीं है। देखो किसके लिए जरूरी है? जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड है। मैरिड पर्सन के लिए LIC जरूरी है। तुम सब टेंगरा पोठिया के लिए LIC जरूरी क्यों? रीजन है, तुम इंश्योरेंस कराओगे तो नॉमिनी दोगे किसी किसी को, लेकिन अच्छा ये रहता अगर तुम्हारे पे 2-4 फैमिली डिपेंडेंट है तब LIC कराओ, तब अपना नॉमिनी वहां पे दो। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो नहीं, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी ना कभी अगर कुछ हो जाए ऐसी घटना दुर्घटना, तो उसका जो अमाउंट है वो आपके परिवार को मिल सके। आपकी कमी कभी भी पैसा पूरा नहीं कर सकती, ये क्लियर है। लेकिन आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले जिंदगी जीना छोड़ नहीं देंगे, ये भी क्लियर है। तो जिंदगी जीने के लिए आज के समय में क्या जरूरी है? जब पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, और नहीं है तो इज्जत किसका होता है? ये आदमी का, किसका? राइट। अगर आप रोल्स रॉयस से आ रहे हो और लुंगियों पहन के अगर उतरोगे तो आपका इज्जत है कि नहीं? रोल्स रॉय का नाम सुना है?
सबसे महंगा कार स्टार्टिंग उसका 5 करोड़ से होता है। और अगर आप खूब सूट बूट पहन लिए हो, साइकिल बैलगाड़ी तो आजकल चलता भी नहीं है, साइकिल से आ रहे हैं, तब पढ़ा लिखल बुर्बक। एगो गाना भी निकला है बीए का के भोजपुरी में निकला ना जी, नो प्रॉब्लम। तो देखो अब इस पे भी आप लोग को क्या देना पड़ेगा, टैक्स। हो गया, ये आपके ऊपर लोड पड़ा है। अगला लोड नंबर जो आता है वो आपका ये है, और उस लोड का नाम है, क्या नाम है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यूपीआई का मतलब आप लोग किसी को भी पैसा देने के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, दुनिया भर के यूपीआई ऑप्शन आते हैं ना जी, यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, इन सभी से आप किसी बंदे को क्या करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं। अभी का हाल तो ऐसा हो गया है कि पॉकेट में लोग कैश रखना बंद कर दिया है। सब लोग क्या चला रहे हैं, गूगल पे या फोन पे। कहीं जा रहे हैं, समोसा खाएं, दूर 10 रुपया हो गया, ले क्या कर देते हैं, ऑनलाइन। चॉकलेट लिया 5 रुपया का, क्या कर देते हैं, मजाक हो गया है ऑनलाइन का, है कि नहीं। कैश रखता नहीं है, इसलिए चोर सब आजकल पाकिट वॉकिट मारता। फोन मारियो लेगा तो पासवर्ड से खुलेगा नहीं, क्योंकि आजकल पासवर्ड भी नयका लड़का सब जो जवान है सब खतरनाक पासवर्ड रखता है। खतरनाक समझता है ना, पैटर्न लॉक, ऐसे 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 ऐसे, समझ में नहीं आएगा कि पैटर्न लॉक आखिर है क्या, सारा पैसा उसी में न रहता है जी। तो अब देखिए, कोई भी काम करने के लिए आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, अगर आप 2000 रुपए या 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करिएगा तो आपको यूपीआई पे ट्रांजेक्शन लगेगा 1.1% ट्रांजेक्शन फीस लगेगा। क्लियर। मैंने न्यूज में आज ही एक पढ़ा था कि ये फीस बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन आया है, लगभग 1.1% का ट्रांजेक्शन फी लगेगा, और सबको नहीं देना है, ओनली कमर्शियल या मर्चेंट यूपीआई है ना जी। देखिए यूपीआई दो तरह का बनता है, एक होता है पर्सनल यूज के लिए और एक होता है दुकानदार लोग के लिए। तो दुकानदार लोग के लिए जो यूपीआई बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट अकाउंट। तो मर्चेंट वाले लोगों के लिए, जिसको कमर्शियल यूज है, दुकान वगैरह है, तो उन्हीं लोगों को सिर्फ 1.1% ट्रांजेक्शन फी देना पड़ेगा, बाकी आम पब्लिक को देने लेने से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन एक कहावत है, बकरी की माई कब तक खैर मनाई, नो प्रॉब्लम। अगला जो ऑप्शन आता है इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, क्या लिखा है भाई, हाँ। कितना लोग गाड़ी खरीदने वाला इसमें हाथ उठा रहा है, देख लो। गाड़ी का प्राइस पहले ऐसे था, अभी गाड़ी चल नहीं रहा है, सीधे क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, साइकिलों खरीदोगे तो साइकिल क्या हो गया है, महंगा, गाड़ी महंगा, बाइक महंगा। हमारे गांव में ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है, बाइक लोग परचेस करते हैं, बाइक का रेट बढ़ गया सारा। ठीक है, अब दूल्हा जो है स्प्लेंडर से काम नहीं चलेगा, दूल्हा सबको क्या देना पड़ता है, अपाची, बुलेट। जॉन स्प्लेंडर लिया वो तो ठगा गया, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका स्प्लेंडर है, लड़का ठगा गया। 80,000 रुपए के आसपास में पड़ा होगा शायद जी। अभी नयका वाला 1 लाख के आसपास में पड़ रहा है, BS6 मॉडल। अब BS6 समझते हो ना क्या होता है, नहीं समझता है सब। देखो बताते हैं, पहले के जो बाइक आते थे उसमें अगर तेल खत्म हो जाए तो रिजर्व रखने का ऑप्शन होता था, रिजर्व करके भी कुछ किलोमीटर तक चला देते थे। रिजर्व में भी खत्म हो जाए तो टंकी खोलो, फूंक दो, और टंकी बंद करके भी 3-4 किलोमीटर चला लो, ये पहले सिस्टम होता था। नया जो BS6 मॉडल आया है, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा कम से कम 2 से 3 लीटर पेट्रोल आपका अवेलेबल रहना चाहिए। अगर 3 लीटर से नीचे जाएगा तो आपका गाड़ी बंद, फिर ले जाओगे सर्विस में, वहां होगा सर्विस और आपके पॉकेट को देना होगा सर्विस चार्ज। बात समझ गए, मतलब कि कम से कम 3 लीटर आपका या 2 लीटर आपका पेट्रोल उसमें रहना चाहिए। ये मॉडल कहलाता है BS6 मॉडल। अभी बताओ पहला वाला अच्छा था कि, क्योंकि इसमें दिक्कत है, अगर किसी अपने फ्रेंड को दे दिया ना, उसको नहीं मालूम, अरे तेल तो अभी 2 लीटर है, ले चलो पूरा इसको, ठीक है, मालूम चला रास्ता में जाके बंद, उसके बाद टांग के लिया उसको। ठीक है, तो अब देखो गाड़ियां हो गई है महंगी, कोई भी गाड़ी खरीदोगे अब महंगा पड़ेगा, 1 अप्रैल से महंगा हो गया। इसके अलावा सड़क यात्रा, किसी भी तरह का ट्रैवलिंग करो, अब जब गाड़ी महंगा हो गया तो गाड़ी पे घूमोगे तो वो भी चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रेन से घूमोगे तो, फ्लाइट से घूमोगे तो सब चीज महंगे महंगे। ठीक है, आप लोग महंगे आदमी हो, सस्ता लेने का आप लोग को आदत नहीं है, आप लोग महंगे आदमी हो सब, इसलिए सब चीज महंगा महंगा लो। अगला जो ऑप्शन आता है ये वाला, गांव का लोग या छोटे इनकम वाले लोग इस चीज में जरूर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसमें देखिए,
कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना होती है जिसमें बच्ची लोगों के लिए हर महीने गार्जियन को कुछ ना कुछ पैसा क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। फ्यूचर में 18 साल बाद या 20 साल बाद वो पैसे की मैच्योरिटी हो जाती है पढ़ाई के लिए या शादी ब्याह के लिए, उस समय जाके उनको क्या हो जाएगा, वो पैसा मैच्योर हो जाएगा और जितना पैसा जमा किया है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट समझते हैं ना जी, ब्याज मिलेगा। अब ये ब्याज थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा, तो ये एक अच्छा काम हुआ है। अगला जो आ जाता है इधर, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। इंप्लॉय का मतलब है अगर आप सरकारी नौकर हैं तो आपका पीएफ कटता है। पीएफ समझते हैं, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। सपोज करो आपके 30,000 की सैलरी है, लेकिन कभी भी आपके हाथ में 30,000 मिलने वाला नहीं है। हर महीने आपके सैलरी में से 5,000 कट के ही मिलेगा, हाथ में मिलेगा 25,000, 25,000 रुपए। 5-5 ये कटता तब तक रहेगा जब तक आप सर्विस में। और जिस दिन रिटायर करेंगे, रिटायरमेंट के समय जितना पैसा जमा किया उस पर ब्याज जोड़ के डबल या डबल से थोड़ा कम आपको मिलेगा। और यही चीज गांव में मिलता है तो लोग देखते हैं, अरे बाप फलानवा की इतना पैसा रिटायरमेंट में मिला है, आपको मिलेगा पैसा, पड़ोसी के सीने पे लोगेगा सांप। ऐसा होता है कि नहीं? उसको नहीं ना पता, वो पैसा को घर से नहीं आ रहा, आप ही का पैसा जो धीरे धीरे 30 या 40 साल तक आपके सैलरी में से काटा गया है और इंटरेस्ट के साथ उसको फाइनली आपको बुढ़ापे में उसको लौटाया जाएगा। सरकारी डिपार्टमेंट में पेंशन बंद है, लेकिन अभी भी पीएफ का स्कीम चलता है। कारण, अगर आज आप जवान है, 20 ईयर आपकी एज है, तो ठीक है, आज से जब 60 साल के हो जाओगे उस समय अगर आपके पास रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिले तो क्या उस समय जिंदगी जीना पॉसिबल है? बुढ़ापे में काम कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये स्कीम चलता है। अब देखो, ये स्कीम सिर्फ सरकारी नौकर के लिए होता है, सरकारी जो सर्विस करता है उनके लिए। जो प्राइवेट है या जो बिजनेस करते हैं वो लोग क्या करेंगे भाई, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगा रखी है, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कहां पे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। इसका फायदा क्या होता है भाई, इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि धीरे धीरे वैसे ही पीएफ जैसा पैसा उसमें आपको जमा करना पड़ता है, और जब वो पैसा का टर्म पूरा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। तो सरकारी नौकरी करेंगे तो पीएफ सरकार देगा, प्राइवेट नौकरी करेंगे तो पीएफ आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन, अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है या 65 साल के आसपास या ऊपर है तो आप क्या कहलाएंगे? सीनियर सिटीजन। अब इस सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से कुछ छूट मिलती है, और छूट क्या मिलती है भाई, आपको ट्रेन का टिकट थोड़ा कम रेट में मिलेगा, प्लेन का टिकट थोड़ा कम रेट में, प्लेन वाला तो मरुवत नहीं करता सब, ट्रेन मिलेगा, और भी गाड़ी घोड़ा बस वगैरह में फायदा मिल सकता है। तो अब इन सब स्कीम में अगर पैसा जमा करिएगा तो बुढ़ापे में आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अब उस पर भी ब्याज दर क्या हो गया है, बढ़ा दिया गया। ब्याज दर समझते हैं ना जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी करेंगे। जैसे शेयर मार्केट समझते हैं आप लोग ना, शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाता है, तो शेयर मार्केट में पैसा वही लगा सकता है जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज हो। हम लोग को नॉलेज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे इन सब चीजों में क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन इस पे भी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। किसान विकास पत्र, किसान वाला पैसा आता है आप लोगों को? 2,000 रुपया नहीं आता है? क्या बात कर रहे हैं, कितना लोग आता है? तुम किसान हो? पापा किसान है ना, तुम किसान हो, फिर भी किसान वाला भर दिया है सब, ये 2 नंबरिया किसान है। ये बताओ, आलू ऊपर होता है कि नीचे? ऊपर, नीचे होता है, ये किसान है सब, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिलहाल देखो, सब लोग किसान बनते चला जा रहा है, सब लोगों को किसान का पैसा चाहिए, लेकिन ये जो किसान वाला पैसा मिलता है वो इसके अंतर्गत मिलता है, किसान विकास पत्र के अंतर्गत। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट कराओगे उस पे भी आपका ब्याज दर क्या हो गया है, बढ़ गया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्कीम ये है, खत्म हो गया क्या, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। स्कीम ये है कि जितना भी 1 अप्रैल से हुआ है सारी चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। ये स्कीम आप सभी आम और खास आदमी को नॉलेज रखना पड़ेगा। आम जनता को भी ये नॉलेज रखना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, क्योंकि मालूम होना तो चाहिए कि क्या क्या बदलाव हुआ है। फ्यूचर में अगर कुछ और भी बदलाव होगा तो हम आपके लिए इस टॉपिक पे भी वीडियो ला देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव थे जिसके लिए हमको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ गया। तो इतना ऑप्शन क्लियर है ना जी? तो इतना ऑप्शन क्लियर करने के बाद आप सभी लोग को एक बार फिर से हैप्पी अप्रैल फूल।